नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरावली पर 100 मीटर नियम, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी भी खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को दी मंजूरी। देश भर में अरावली बचाओ अभियान शुरू। अरावली को लेकर जिस 100 मीटर नियम की मंजूरी से तबाही की आशंका जताई जा रही है, उस पर फैसले से पहले ही काफी विरोध हुआ था। यह विरोध भी सुप्रीम कोर्ट की ही एक कमेटी ने किया था, जिस पर यह निगरानी करने का जिम्मा है कि पर्यावरण और जंगल से जुड़े मामलों में नियमों को लागू किया जा रहा है या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी ने सरकार के जिन नियमों या प्रस्ताव का विरोध किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। दरअसल भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। यानी इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अरावली की नई परिभाषा क्या है पूरा मामला। नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ही जताई थी चिंता। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध तेज। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर यह मामला सालों से कोर्ट में चल रहा था। अवैध खनन रोकने और पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में पर्यावरण मंत्रालय को एक समान परिभाषा तय करने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। अक्टूबर 2025 में मंत्रालय ने कोर्ट में अरावली को कम से कम 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इसका विरोध करते हुए एफएसआई की पुरानी परिभाषा अपनाने की बात कही, जिसमें 20 मीटर ऊंची और 3 डिग्री ढलान वाली पहाड़ियां भी शामिल थी। विशेषज्ञों का कहना है कि नई परिभाषा से राजस्थान की 90% से ज्यादा छोटी पहाड़ियां अरावली से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन बढ़ सकता है। इसके बावजूद 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध तेज हो गया है। बांग्लादेश में हादी की हत्या पर भाई का बड़ा आरोप। भाई उमर हादी ने कहा कि यूनुस सरकार ने हादी को मरवाया। हत्या के पीछे की वजह आगामी राष्ट्रीय चुनाव को रोकना। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में एक नया मोड़ आ गया है। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ लोग उस्मान की हत्या करवाकर फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को रोकना या बिगाड़ना चाहते हैं। बता दें कि शरीफ उस्मान हादी 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। यह आंदोलन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने में सफल रहा था। हादी इनकलाब मंचो नाम के संगठन के प्रवक्ता थे और ढाका से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। सिर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंगापुर ले जाकर इलाज कराया गया, लेकिन 18 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी की मौत के बाद ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए। भीड़ ने प्रमुख अखबारों के दफ्तरों और कुछ सांस्कृतिक संगठनों पर हमला किया। अब हादी के भाई उमर हादी ने ढाका के शाहबाग में एक विरोध प्रदर्शन में सीधे अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तुमने उस्मान हादी को मरवाया और अब इस मुद्दे का इस्तेमाल करके चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन का ऐलान। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। करीब 20 साल के बाद ठाकरे परिवार के दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों नेताओं ने फिर मुंबई महानगर पालिका यानी पीएमसी चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग भी शिवसेना यूबीटी और एमएनएस गठबंधन के साथ आ सकते हैं। 15 जनवरी 2026 को होंगे बीएमसी चुनाव। राज ठाकरे बोले, मुंबई को एक मराठी मेयर मिलेगा। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए साथ आए उद्धव और राज ठाकरे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि शिवसेना और मनसे गठबंधन के पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को एक मराठी मेयर मिलेगा और भरोसा दिलाया कि वह व्यक्ति शिवसेना यूबीटी और एमएनएस गठबंधन से होगा। उनके बगल में बैठे उद्धव भी
आत्मविश्वास से भरे दिखे और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुंबई हमारे साथ रहेगा। बता दें कि बीएमसी के चुनाव 1 महीने के अंदर होने हैं। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कंट्रोल पाने के मकसद से कई पार्टियों ने 15 जनवरी को होने वाले चुनावों से पहले ही जोरदार कैंपेन की तैयारी कर ली है। संजय राउत ने दोनों नेताओं के हाथ मिलाने को मराठी लोगों और महाराष्ट्र के लिए खुशी का पल बताया। राउत ने पत्रकारों से कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना महाराष्ट्र के पेटों के लिए की थी। 20 सालों तक ठाकरे भाई साथ नहीं थे और महाराष्ट्र को बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब बीजेपी को सबक सिखाने मुंबई में चल रही लूट को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों का बंटवारा तय। शिवसेना यूबीटी 145 से 150, एमएनएस 65 से 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस अकेले लड़ेगी पीएमसी का चुनाव। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच पीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। वर्ली में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। तय फॉर्मूले के मुताबिक मुंबई में शिवसेना यूबीटी को 145 से 150 सीटें, एमएनएस को 65 से 70 सीटें और 10 से 12 सीटें एनसीपी शरद पवार की पार्टी को मिलेंगी। संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस फिलहाल अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य शहरों में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने कसा तंज। फडणवीस बोले जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों। इस गठबंधन का स्थानीय निकाय चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के लिए ठाकरे चचेरे भाइयों के बीच गठबंधन का स्थानीय निकाय चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हों। सीएम फडणवीस ने कहा कि ठाकरे भाई अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक साथ आए हैं। यह गठबंधन तो ऐसी पार्टियों के बीच है जिन्होंने अपनी पहचान खो दी है। लोग उन पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक खो दिया है। इन दोनों पार्टियों के एक साथ आने का कोई असर नहीं होगा। दोनों पार्टियों ने अपनी पहचान बचाने के लिए हाथ मिलाया है। मुंबई के लोगों ने हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखा है और इसीलिए मुंबई हमारे साथ है और रहेगी। महायुति मुंबई जीतेगी। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। अंडमान और निकोबार की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। कुल मिलाकर करीब 95 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कुल मिलाकर करीब 95 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक अंडमान और निकोबार में 64,000, केरल में करीब 24 लाख, छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम पुराने वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। हालांकि अभी इस ड्राफ्ट पर किसी भी दावे या आपत्ति के लिए समय होगा। अगर किसी वोटर को लगता है कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो वो इसके लिए अलग से आवेदन कर सकता है। उन्नाव रेप मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा की तीखी प्रतिक्रिया। बोले देश को बेटियों से सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोषी की सजा निलंबित की और जमानत भी दे दी। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किए जाने के फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह ऐसा समय है जब हम सबको सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए देश की बच्चियों से। बच्चियों, हम सब शर्मिंदा हैं। तुम्हारे कातिल, तुम्हारे रेपिस्ट बहुत रसूख वाले हैं। पूरा का पूरा गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक सबको सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने का फैसला सुनाया और कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे दी। उन्नाव रेप पीड़िता जाएगी सुप्रीम कोर्ट। पीड़िता ने फैसले को बताया परिवार के लिए काल। सुरक्षा हटाए जाने के बाद यह फैसला उनके डर को और बढ़ाता है। पीड़िता 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीड़िता ने इसे अपने परिवार के लिए काल यानी मौत बताया और कहा कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सजा सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी थी। कोर्ट ने शर्त रखी कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकाएगा। उल्लंघन पर जमानत रद्द होगी। हालांकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा के चलते सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा।
पीड़िता ने कहा कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद यह फैसला उनके डर को और बढ़ाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की। हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट, अगर आप प्रदूषण से नहीं लड़ सकते तो एयर प्योरीफायर पर जीएसटी कम करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की है और एयर प्योरीफायर पर 18% जीएसटी को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और जब सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो कम से कम एयर प्योरीफायर जैसे उपकरणों पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मांग की गई है कि एयर प्योरीफायर को मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के तहत मेडिकल डिवाइस घोषित किया जाए ताकि जीएसटी 18% से घटकर 5% किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लंबे समय से हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 336 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 415 था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.